गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को। जैसे कि इससे पिछली क्लास में हमने पुष्यभूति डायनेस्टी एंड पुष्यभूति डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और पल्लवास को हमने कंप्लीट किया था। और इस क्लास में हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को देखेंगे, क्योंकि इसके मतलब जो हमने पिछली क्लास में किया था उससे आगे का स्टेज है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, इस साइड पे यहाँ पे कौन आते हैं? गुर्जर प्रतिहार आते हैं, गुर्जर प्रतिहार। और जो दक्कन वाला रीजन है, यहाँ पे आते हैं राष्ट्रकूट। और ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका जो बिहार उड़ीसा तक समेटता है पूरा अपने आप को, इस रीजन में आते थे पाल। ये जनरली अपने अपने जो इनके असेंडर्स थे उनके सामंत हुआ करते थे, और जब उनके जो मुख्य राजा थे वो कमजोर पड़ते हैं तो उनको मतलब उनको सत्ता से उल्टा करके खुद सत्ता में आ जाते हैं। तो ये एक बार चार्ट हम फिर से देखते हैं। तो अर्ली मेडिवल इंडिया, तो इसमें हम 600 से 1200 CE तक के बीच का टाइम पीरियड देखने वाले हैं। और ये वाला टाइम फ्रेम हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। और आज हम इस सेकेंड क्लास में हम इसमें हम नॉर्थ गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ में देखेंगे, ईस्ट में पाल डायनेस्टी को देखेंगे, और दक्कन वाले रीजन में हम राष्ट्रकूट को देखने वाले हैं। तो 750 से 1000 AD गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। और इन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्रकूट हमें देखने को मिलते हैं। और हम जब आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी मतलब इन तीनों के बीच आपस में जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी उनमें राष्ट्रकूट राजा सबसे ज़्यादा बार जीतते हैं। और सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने शासन भी किया था। उत्तर व दक्षिण के मध्य इन्होंने सेतु के रूप में काम किया था। तो उत्तर दक्षिण मध्य मतलब आर्थिक और सांस्कृतिक जो मतलब विशेषताएं थी उनको एक इधर से उधर पहुंचाने का इन्होंने भी काम किया। इनके बीच में लड़ाई क्यों होती है? तो इस लड़ाई का मुख्य कारण कन्नौज को लेकर के था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कन्नौज वाला रीजन है। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट भी, गुर्जर प्रतिहार भी चाहते थे अपना होल्ड जमाना, पाल भी चाहते थे, और राष्ट्रकूट बस ये चाहते थे किसी भी तरीके से इनमें से कोई शक्ति अपने आप को यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में एस्टेब्लिश ना कर सके। और राष्ट्रकूटों का केवल कन्नौज पे अटैक करने का एक ही मकसद होता था, एक तो लूट करना और दूसरा किसी भी पावर को स्टेबल ना होने देना। अगर वो पावर स्टेबल होती है, स्टेबल होने के बाद में वो डेफिनेटली सदर्न इंडिया की ओर एक्सपांड करने की कोशिश करेगी, जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्या कहते हैं कि कभी पाल कंट्रोल करते हैं कन्नौज को, तो कभी गुर्जर प्रतिहार, और राष्ट्रकूट जाकर के उस स्थिति को भंग कर देते थे। और अंततः अगर देखा जाए तो किसने कन्नौज को जीता था, तो अंततः देखते हैं हम कि गुर्जर प्रतिहार अपना ज़्यादा समय तक होल्ड बनाते हैं, और कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार ऐसी शक्ति किस रूप में साबित हुए जिन्होंने कन्नौज को जीता। तो ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये वाला गुर्जर प्रतिहार का था, और ये वाला राष्ट्रकूट डायनेस्टी का था, और ये वाला पाल डायनेस्टी का था। ये इनके राजाओं की सूची मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन सबको वन बाय वन देखते जाएंगे। ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि यूपीएससी इस तरीके का प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे किंग का नाम लिख देगा, सामने लिख देगा वो किस वंश से है। यानी कि संस्थापक तो पूछता ही है साथ में बीच में से कोई किंग उठा करके दे देगा और सामने डायनेस्टी का नाम लिख के देगा। तो इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया है, तो हम उसको भी देखेंगे। मैंने बताया ना, ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड हिस्टोरिकल टाइम स्पान है, तो इस वजह से ये हमें याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बनता है। तो इस वजह से मैंने इसको काफ़ी सेग्रीगेट कर दिया, तो याद करने में हमें आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले प्रतिहार वंश को देखने वाले हैं। और प्रतिहार वंश के अगर राजाओं की सूची देखें तो पहले हरिश्चंद्र आता है, फिर नागभट्ट फर्स्ट आते हैं, फिर वत्सराज के बाद एक और मिलते हैं नागभट्ट 2, मेहिरभोज, महेंद्रपाल, यशपाल और राजपाल और यशपाल। तो शुरू करते हैं। तो प्रतिहार राजवंश को गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं, क्योंकि ये गुर्जर जाति से आते थे, तो इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं। और ये अपने आप को अपने को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। तो जो रामायण में जो लक्ष्मण है, तो उनको क्योंकि उन्होंने भगवान राम के लिए एक सहायक की तरीके से काम किया था, तो इसलिए ये अपने आप को भी प्रतिहार का मतलब ही द्वारपाल के रूप में ये देखते हैं। प्रतिहार तो रक्षक करने वाला, इस तरीके से तो उनको अपने नायक के रूप में देखते हैं। इनके संस्थापक जो थे वो कौन थे? हरिचंद्र ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण थे हरिचंद्र करके, तो आपको नाम याद रखना है हरिचंद्र। और इन्होंने एक काम, और किस लिए जाना जाता है इनको? क्योंकि इन्होंने अरब सेनाओं को पूर्व की ओर बढ़ने से रोका था। क्योंकि इनका जो, अगर आप देख पाएंगे, इनकी टेरिटरी जनरली कहाँ पे आ रही है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया पार्ट में आ रही है। और कोई भी अगर आउटर पावर जो इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी वो जनरली इधर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ही एंटर करेगी। तो सबसे पहले सामना किसका होगा? तो गुर्जर प्रतिहारों का ही होगा। तो डेफिनेटली उन्होंने उनको रोकने में काफ़ी सफलता भी हासिल की।
हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत पे मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 712 ईसी मतलब ईडी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। तो वो जनरली वो सिंध के इलाके तक रह गया था। लेकिन अब आगे जब सिंध में उन्होंने विजय पाई तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के क्रम में उन्हें इन शक्तियों का सामना करना पड़ता था। तो हरिचंद्र इसका संस्थापक था और इसके प्रमुख राजाओं में हरिचंद्र। फिर आता है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट का टाइम पीरियड है 730 से लेकर के 760 एडी के बीच का। और इन्होंने अरबों के आक्रमण को रोका था और मालवा, राजपुताना, गुजरात के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के हाथों पराजित भी हुए थे नागभट्ट फर्स्ट। ध्रुव क्या तो ये थोड़ा सा भी याद रखना कि मैं आपको बताता चल रहा हूँ, लास्ट में मैं इन सबको एकदम मर्ज करके कंपेयर करा दूंगा तो बड़ी आसानी से याद रह जाएगा किसने किसको पराजित किया था। ठीक है, सो अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी केवल समझते जाना है आगे। फिर इसके बाद में नागभट्ट फर्स्ट के बाद में वत्सराज आते हैं। तो वत्सराज ने इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। जनरली कन्नौज के लिए लड़ाई तो होती है लेकिन कन्नौज पे कोई एक पावर होल्ड नहीं कर पाती है। तो जब कन्नौज पे राजधानी बनती है तब तो कन्नौज ही है, तो इनकी भी 2 राजधानी हुआ करती थी। और कन्नौज पे जब होल्ड नहीं है तो उनकी राजधानी जनरली उज्जैन हुआ करती थी, ये याद रखना। ठीक है, और उज्जैन के कन्नौज के हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं, एक तो कान्यकुब्ज और महोदया। तो ये नाम भी अलग नाम याद रखना। जैसे हमने देखा था कि बेसनगर किसका नाम था, तो आज के समय पे जो विदिशा है तो उसका नाम बेसनगर हुआ करता था कभी। इस तरीके से। तो वत्सराज तो पाल अच्छा, जो त्रिपक्षी संघर्ष है उसकी शुरुआत वत्सराज ने ही की थी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजवंश के शासक ने त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत की थी, तो प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत की थी। तो पाल शासक धर्मपाल तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ संघर्ष होता है इसमें, और इसी को हम त्रिपक्षी संघर्ष की यहाँ से शुरुआत होती है। और ये लगभग 350 सालों तक चलता है, जब तक ये तीनों पावर्स अपने आप मतलब पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेटेड नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष हमें देखने को मिलता है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, और अंततः प्रतिहार कन्नौज पर अपना कब्जा प्राप्त करते हैं। तो इसमें होता है वत्सराज वाले में, तो वत्सराज जो होते हैं वो धर्मपाल को पराजित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वत्सराज और ध्रुव के बीच में, जो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, इसके बीच में जब लड़ाई होती है तो ऐसी स्थिति में वत्सराज पराजित होते हैं, और ध्रुव और धर्मपाल के बीच में जब लड़ाई होती है तो फिर ध्रुव विजयी रहते हैं और धर्मपाल भी पराजित होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो धर्मपाल सबसे कमजोर शक्ति और ध्रुव सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में उभरते हैं यहाँ पे। अगर रैंकिंग दी जाए तो नंबर 1 पे ध्रुव आएंगे, नंबर 2 पे वत्सराज और नंबर 3 पे धर्मपाल। तो धा शब्द लास्ट में आ जाएंगे। एक धा हारता है अंततः और एक धा अंततः जीतता है। इसके बाद में नागभट्ट 2 आते हैं, तो यहाँ भी त्रिपक्षी संघर्ष जारी रहता है और पाल संघर्ष धर्मपाल को हराया, तो पाल शासक धर्मपाल को हराते हैं और बाद में लेकिन गोविंद तृतीय के हाथों ये पराजित होते हैं। गोविंद तृतीय के हाथों याद रखना। तो ये नागभट्ट फर्स्ट, तो ये गोविंद तृतीय को पराजित करते हैं, यहाँ पर भी ये धर्मपाल को पराजित करते हैं। बस सिचुएशन ये है कि धर्मपाल सेम है, बाकी यहाँ पे शासक बदल गए हैं, और सिचुएशन सेम वही है कि ये इनको हराते हैं और ये इनको हराते हैं। पहले यहाँ पे कौन था, ध्रुव था, और यहाँ पे कौन थे, वत्सराज थे। उसके बाद में इसमें एक प्रमुख शासक आते हैं, उनका नाम है मिहिर भोज। इनको भोज प्रथम भी कहा जाता है, लेकिन मिहिर भोज ज़्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा भोज। एक जब हम परमार डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक हमें राजा भोज मिलते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा हमें। तो इस वंश के सबसे लोकप्रिय शासक होते हैं, क्योंकि इनके शासन के शुरुआती वर्षों में इन्होंने पाल शासक और राष्ट्रकूट दोनों को हरा दिया था। और इनकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, इसका दूसरा नाम महोदया भी था। और मैंने अभी बताया कि जब ये कन्नौज पे होल्ड नहीं होता था इनका, तो उस समय इनकी राजधानी उज्जैन से शासित होती थी। और 9वीं शताब्दी में एक अरब व्यापारी सुलेमान इनके शासनकाल में मतलब इनके क्षेत्र में आता है और इनको एक राजा जुर्ज के रूप में इनको संबोधित करता है। हालांकि वो इनका नाम नहीं लेना जानता था, तो इस वजह से उन्होंने राजा जुर्ज कहा। और बताता है कि ये काफ़ी महान इनकी सेना थी और इनके पास खूब सारी शक्ति और धन संपदा काफ़ी ज़्यादा थी। और एक अन्य अरब यात्री अल मसूदी भी इनके दरबार से संबंधित मतलब आता है इनमें, और वो इनको राजा बोरा कह के संबोधित करता है। और प्रत्यारों के पास एक अच्छी घुड़सवार सेना थी, इस बारे में वो हमें बताता है। और ये राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के समकालीन थे। एक वजह ये भी है कि ये मिहिर भोज इतने शक्तिशाली बन कैसे पाए, इसकी वजह ये भी है कि अमोघ वर्ष ना एक शांति प्रिय राजा थे, तो इस वजह से इन्हें दक्षिण का अशोक भी कहते हैं। और जब कोई एक शक्ति जब शांत रहती है तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर होती है वो भी पावरफुल के रूप में हमें दिखने लगती है। और नहीं तो हम देखेंगे जनरली राष्ट्रकूट शासक ही हमेशा विजयी रहे हैं त्रिपक्षी संघर्ष की स्थिति में। वो कुछ एक मतलब सिचुएशन ही रही है जहाँ पे वो पराजित होते हैं। और ये विष्णु के उपासक थे, इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, आपको ये याद रखना है, आदि वराह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में महेंद्रपाल आते हैं। महेंद्रपाल
तो महेंद्रपाल में इनके साम्राज्य, इनके कार्यकाल के दौरान साम्राज्य की समृद्धि और सत्ता चरम पर थी और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। आपने एक कवि का नाम पढ़ा होगा, राजशेखर। तो राजशेखर इनके दरबारी कवि थे, तो एक संस्कृत के कवि और एक नाटककार भी थे। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में राज कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विद्वत साल भंजिका, भ्रंजिका, प्रचंड पांडव, भूषण कोश जैसी कुछ कृतियां शामिल है। इसमें कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि आजकल बुद्धि थे ना कि ये पुस्तक किस विद्वान से एसोसिएट है, तो सामने नाम लिख के दे देते हैं, तो नहीं पता होता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस वजह से विद्वत साल भंजिका, भ्रंजिका एंड प्रचंड पांडव, भूषण कोश। ठीक है। इसके बाद में महिपाल आते हैं। तो ये राष्ट्रकूट राजेंद्र तृतीय से पराजित होते हैं और यहाँ पे ये कन्नौज को तबाह कर देते हैं। मैंने बताया ना कि राष्ट्रकूट शासक कभी भी नहीं चाहते थे कि कन्नौज पे वो होल्ड करें। उनका सीधा सा मोटिव दक्षिण भारत पे अपना एक्सपांसन करना था, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में इसलिए अटैक करते थे, एक तो उन्हें लूट खसोट का माल मिलता था, दूसरी बात वो कन्नौज में किसी भी पावर को स्टेबल नहीं होने देना चाहते थे। और गुजरात इसके बाद में राष्ट्रकूटों के पास चला जाता है। फिर इसमें राजपाल आता है। तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा तृतीय से ये भी पराजित होता है और कन्नौज पर महमूद गजनबी का हमला होता है। कन्नौज पर महमूद गजनबी का हमला होता है इस टाइम पे। तो होता ये कि राजपाल युद्ध की बैरात से भाग जाता है। तो इसके बाद में जो यहाँ पे हमें एक चंदेल शासक, इनके सामंत हुआ करते थे ये। तो चंदेल जो थे, चंदेलों में एक विद्याधर करके हमें एक शासक में देखने को मिलते हैं। तो वो इसको काफी अपमान समझते हैं और क्षत्रियों के लिए एक शर्म वाली बात मानते हैं। तो उसके बाद में ये खुद जाकर के इनकी हत्या कर देते हैं और राजपाल इस तरीके से चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद में यशपाल देखने को मिलते हैं और ये अंतिम शासक था। और 1090 के आसपास गहड़वाल, जो गहड़वाल कन्नौज पर विजय प्राप्त करते हैं। यहीं से हमें गहड़वाल डायनेस्टी की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। जब हम पढ़ेंगे ना राजपूताना डायनेस्टी की शुरुआत किस तरीके से होती है, कौन कौन सी, तो 1000 से 1200 के टाइम पीरियड के बीच में जो हम देखेंगे, तो वहाँ पे हम गहड़वालों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी किंग्स की क्रोनोलॉजी याद रखनी है, कौन सा किंग देखा था हमने उसके बारे में। तो हरिचंद तो फाउंडर हो गया, ये याद रखना है। ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट याद रखना है। वत्सराज का नाम याद रखना है, क्योंकि इसी ने क्या किया था, त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत की थी। इसमें हमें नागभट्ट 2 भी देखने को मिल जाता है। फिर ये मेहरब हो जाता है, काफी शक्तिशाली शासक, इसने कन्नौज पे विजय प्राप्त की थी और राष्ट्रकूट और पाल शासकों को भी हराया था। फिर एक महेंद्रपाल आता है, फिर राजपाल, यशपाल। राजपाल की हत्या विद्याधर कर देते हैं और यशपाल अंतिम शासक बनता है। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है, हो जाएगा काम। ये बाकी याद रहे कि किसने किसको पराजित किया था तो ठीक है, नहीं तो कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। जितना मैंने बताया अभी रैपिड रिवीजन में, तो बस उतना ही काफ़ी है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आगे देखते हैं बंगाल के पाल के बारे में। तो पालों में क्या होता है, तो पाल डायनेस्टी की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो हमने क्या देखा था, बंगाल में पहले किसका शासक था, तो गौड़ वंश के शासक शशांक का शासन था यहाँ पे। और जब हम देखते हैं कि हर्ष के साथ में इसके युद्ध होता है, युद्ध की कुछ समय बाद 637 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में बंगाल में जो पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो जो पावरफुल लोग थे वो मतलब लोगों पर अपना आधिपत्य जमा रहे थे, लोगों का शोषण हो रहा था काफी ज्यादा। और जो सामंत थे वो सब अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे। तो मतलब काफी क्योस की स्थिति बन गई थी। तो ऐसी स्थिति में सभी सामंतों ने मिलकर के गोपाल को मतलब प्रेरित किया कि तुम शासन को संभालो। तो इस तरीके से गोपाल जो इस वंश का संस्थापक बनता है। तो गोपाल जो बंगाल के अंदर जो है, बंगाल के अंदर न्याय व्यवस्था स्थापित करने, कानून के शासन की स्थापना करने के लिए पाल वंश की स्थापना करता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि गोपाल ने क्या कहते हैं, बंगाल के अंदर मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त किया। मत्स्य न्याय में यही था कि जो पावरफुल है, यानी कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति पावरफुल है वो छोटे व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति को समाप्त कर देगा, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी। तो गोपाल वंश की शुरुआत इस तरीके से होती है। और जनरली ये कोई क्षत्रिय वंश थे नहीं, तो वैसे ही सामंत थे। लेकिन चूंकि इसकी कैपेबिलिटी पे लोगों को विश्वास था, तो इसलिए सभी सामंतों ने मिलकर के और जनता ने भी इसको गद्दी पर बिठाया। तो हमने देखा 637 में शशांक की मृत्यु हो जाती है। फिर राजनीतिक भ्रम की स्थिति होती है। देखते हैं हम कि कन्नौज के यशोवर्मन, कश्मीर के ललितादित्य और चीनी सेना का आक्रमण भी देखने को मिलता है बंगाल के ऊपर हमें। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो चीनी से मतलब चीनी राजदूत आता है जो हर्ष के दरबार में, तो देखता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे जब देखता है कि कोई अयोग्य शासक आ गया, तो ऐसी स्थिति में वो असम के शासक के पास जाता है, नेपाल के शासक के पास जाता है, उनसे कहता है कि आप ऑर्गेनाइज हो रही है और उस पावर को मतलब जो वहाँ पे राजा है उसको हटाना है।
उसके बाद में वो अटैक करवाते हैं वहाँ मिल करके और फिर उस राजा को चीन लेके जाते हैं। तो ये चीनी सेना वाला आक्रमण भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हालांकि ये उस कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन बस ये दिखाता है कि किस तरीके से चीन का प्रभुत्व भी, मतलब कंट्रोल या इन्फ्लुएंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और असम के भास्कर बर्मन ने भी बंगाल के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे तो हर्ष का प्रभाव आ ही गया था यह शशांक की मृत्यु के बाद में। और 8वीं शताब्दी के मध्य तक ऑलमोस्ट कितना 637 यानी कि 750 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि 100 साल मान लीजिए, ठीक है, 100 सालों तक इस तरीके की स्थिति बनी रहती है। और 8वीं शताब्दी के मध्य में यानी 750 AD के आसपास जो गोपाल है वो बंगाल में मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करके पाल वंश की नींव रखते हैं। और पाल वंश की नींव रखते ही एक स्टेबल पावर आती है। तो इसके बाद में होता क्या है कि जो बिहार वाला रीजन है वो डिस्प्यूटेड रीजन बन जाता है। किनके बीच में? तो ये बन जाता है पाल वंश के बीच में और प्रतिहार वंश के बीच में। और जो पाल शासक है वो भी चाहते हैं कि हमारा भी इन्फ्लुएंस बढ़े, गंगेटिक जो रीजन है उसमें जाकर के अपना प्रभुत्व क्षेत्र बढ़ाएं, जिससे कि उन्हें और ज़्यादा अर्निंग हो सके। और उधर पे प्रतिहार भी चाहते हैं। तो इस तरीके से विवाद की स्थिति बन जाती है और दोनों राजवंशों में हमें संघर्ष देखने को मिलता है। और ये पाल वंश के बारे में, ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने महायान तथा वज्रयान शाखा को काफ़ी स्प्रेड करवाया। इसमें हम देखते हैं कि पाल रूल्ड ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम पाटलिपुत्र, ये NCERT की लाइन है, एंड पाटलिपुत्र बिटवीन 9th एंड अर्ली 12th सेंचुरी। संस्कृत, प्राकृत एंड पाली वर लैंग्वेज इन देयर यूज इन देयर किंगडम। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि लैंग्वेज चलती थी, वहाँ पे संस्कृत, प्राकृत, पाली तीनों लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। और जो पाल थे उन्होंने महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया था। हर्ष ने भी महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया था। और जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ रहे थे हमने वहाँ पे भी देखा था कि कनिष्क ने भी महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया था। बस एक अशोक था जिसने हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो किया था। तो इसके प्रमुख शासकों को देख लेते हैं जल्दी से। तो प्रमुख शासकों में हमें पहले मिलते हैं 750 AD में। तो 750 AD के आसपास ये गोपाल वंश की स्थापना करता है। संस्थापक के रूप में देखते हैं इसको। इसकी राजधानी जो थी मुंगेर थी, जो आज के बिहार वाले रीजन जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है वहाँ पे पड़ती है मुंगेर। ये धर्मपाल का एक हमें खलीमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो खलीमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन में ये अपने पिता गोपाल के महिमा मंडित करते हुए कहता है कि गोपाल ने मत्स्य न्याय से लोगों को बचाया। ये कट्टर बौद्धवादी था और बौद्ध विद्वान तारन था। तो ये नाम याद रखना है आपको, तारन था। ये देखा कि ये तारन था, जैन विद्वान है नहीं, ये बौद्ध विद्वान है। तो बौद्ध विद्वान तारन था के अनुसार गोपाल ने उदांतपुरी मठ का निर्माण करवाया। तो ये उदांतपुरी मठ का निर्माण किसने करवाया? गोपाल ने करवाया। इसके बाद हम देखते हैं धर्मपाल आता है। गोपाल के बाद धर्मपाल। पिछला वाला भूल तो नहीं गया, एक बार रिवाइज करके देखते हैं थोड़ा सा। तो शुरुआत में कौन था? सबसे पहले था हरिचंद्र। हरिचंद्र के बाद कौन आता है? नागभट्ट। नागभट्ट के बाद वत्सराज। वत्सराज के बाद नागभट्ट 2, मिहिरभोज, फिर महेंद्रपाल, राजपाल, यशपाल। राजपाल की हत्या कौन कर देता है? विद्याधर। चलिए देखते हैं वहीं पे आगे पहुंच के। तो हम धर्मपाल के बारे में देख रहे थे अभी। धर्मपाल 770 से लेकर के 810 AD के बीच में। प्रारंभ में प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के हाथों पराजित होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे जब हम राष्ट्रकूट प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में देख रहे थे तब। और बाद में उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा भी किया था। और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से पुनः पराजित होता है ये नालंदा विश्वविद्यालय की तरह। इसने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला मठ की स्थापना की। विक्रमशिला। और यहाँ पे एक प्रमुख विद्वान, बौद्ध विद्वान थे दीपांकर, जिनका नाम अतीश भी देखने को मिलता है हमें। तो नाम याद रखना है कि दीपांकर किसके समकालीन थे? तो ध्रुव के समकालीन थे। ध्रुवपाल, कैसे? धर्मपाल, सॉरी। और ये बौद्ध विद्वान थे। और पहाड़पुर जो कि आज के बांग्लादेश में आता है, तो ये इसने वहाँ पे सोमपुरी मठ की स्थापना की थी। तो सोमपुरी मठ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश, जो आज के बांग्लादेश में आता है। और 8वीं सदी के एक प्रसिद्ध एक और बौद्ध विद्वान देखने को मिलते हैं, संताराक्षिका। ये नालंदा के मठाधीश थे। वो भी नालंदा में ही थे दीपांकर, और ये भी थे। बस नाम याद रखना, संताराक्षिका। दीपांकर ये बौद्ध विद्वान है। तो ये संतारक्षिका के बारे में एक बात याद रखनी है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया? नागार्जुन के माध्यमिक शून्यवाद, असंग वसुबंधु के योगाचार विज्ञानवाद और धर्म कीर्ति के तर्क संगत व मीमांसी विचारों को मिलाकर एक नया दर्शन दे दिया। नाम योगाचार, स्वतंत्रिका और माध्यमिका नामक दर्शन दिया। तो इन तीनों को मिलाकर एक नया वर्जन दिया इन्होंने। और ये देख लेते हैं। धर्मपाल proved to be a great patron of Buddhism। तो धर्मपाल ने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया। ही फाउंडेड द विक्रमशिला मोनेस्ट्री, हमने देखा, इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, एंड विच डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड कल्चर। ओके,
ही बिल्ट अ ग्रैंड बिहार सोमपुरा एंड मॉडर्न पहाड़पुर। तो ये पहाड़पुर कहाँ पे आता है? आज के बांग्लादेश में पड़ता है। और धर्मपाल ऑल्सो बिल्ट अ मोनेस्ट्री उदांतपुरी इन बिहार। अच्छा, ये धर्मपाल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमने अभी देखा थी कि हाँ ठीक है, ये हमने देखा भी कि उदांतपुरी गोपाल ने बनवाई थी। तो आप ये गोपाल वाला याद रखिएगा कि ये लाइंस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है कि किसने बनवाई थी, लेकिन गोपाल ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, उदांतपुरी इन बिहार। तो ये इसको हम यहाँ से कट करेंगे। एंड ही पैट्रोनाइज हरिभद्र एंड ये एक हरिभद्र करके एक बुद्धिस्ट राइटर और है, इनको भी पैट्रोनाइज देता है, आपको ये याद रखना है। तो हमने देखा धर्मपाल किन 3 बौद्ध विद्वानों को देता है। हाँ, एक तो दीपांकर, संतराक्षिका और एक हरिभद्र। यहाँ पे हमें काफ़ी बौद्ध विद्वानों के नाम देखने को मिलेंगे, तो ये यूपीएससी में लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इनको शामिल किया है। अब देवपाल के बाद में देखते हैं। तो हमने क्या देखा, क्या देखिए 1 सेकेंड, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। तो देवपाल इसने साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसने असम, उड़ीसा, नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। असम के 1-2 नाम देखने को मिलते हैं हमें, प्राग ज्योतिषपुरा, कामरूप। ठीक है, तो ये असम के 2 नाम है। जिस तरीके से हमने उज्जैन के अलग अलग नाम देखे थे ना, क्या देखे थे उज्जैन के नहीं, कन्नौज के। 1 सेकेंड, तो हमने कन्नौज के 2 नाम देखे थे। क्या देखा था? एक तो देखा था महोदया और एक दूसरा देखा था कान्यकुब्ज। तो उसी तरीके से असम के भी 2 नाम है, एक प्रागज्योतिषपुरा, कामरूप। इसी तरीके से जैसे एक नाम और देखा था हमने, जैसे उड़ीसा के लिए कटक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से नाम याद रखिएगा कि वो पूछते हैं मैचिंग में। तो साम्राज्य का विस्तार किया, और इसने वीरदेव को नालंदा मठ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। तो एक नया नाम मिला आपको, वीरदेव, यानी कि ये भी बौद्ध विद्वान है। और एक बौद्ध विद्वान वज्रदत्ता इनके राजकीय कवि थे, और इन्होंने क्या लिखा है? लुकेश्वराष्टक नाम की एक बुक लिखी है, तो इसका नाम याद रखना है। तो हमने अभी 3-4 बौद्ध विद्वानों के नाम देखे, हरिभद्र, संतराक्षिका, दीपांकर, वीरदेव, वज्रदत्ता। और अरब यात्री सुलेमान, तो उसने इनको रूहिमी, इनके मतलब पाल वंश को रूहिमी कह करके बुलाया है। हाँ, वो नहीं समझ पाया इनके नाम को, तो रूहिमी, कभी कभी भाषा एक काफ़ी बड़े बैरियर के रूप में हमारे सामने आती है, तो इस वजह से। तो हमने पहले देखा गोपाल, उसने उदांतपुरी मठ की स्थापना की, उदांतपुरी। फिर उसके बाद में हमने देखा धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला मठ की स्थापना की और सोमपुरा बिहार की स्थापना की। फिर उसके बाद में हमने देखा गोपाल, धर्मपाल और फिर देवपाल, और अब देख रहे हैं महिपाल। तो महिपाल के बारे में बस एक बात याद रखनी है आपको कि राजेंद्र चोल द्वारा इसको पराजित किया गया था। राजेंद्र चोल वही है जो हम शाही चोलों के बारे में जब अगली क्लास में देखेंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो राजेंद्र चोल हैं वो नॉर्थ इंडिया की ओर एक एक्सपीडिशन करते हैं, और उस क्रम में वो गंगा घाटी की ओर एक एक्सपीडिशन करते हैं, और उस क्रम में महिपाल प्रथम के सामने उनका सामना होता है, जिसमें वो उनको पराजित कर देते हैं। इसमें एक रामपाल और आते हैं, अंतिम मजबूत पाल शासक है। इसके बारे में बस आपको 2 बात याद रखनी है। एक तो कि संध्याकर नंदी, इन्होंने एक रामचरित करके एक पुस्तक लिखी है, और जिसमें कैवर्त किसान विद्रोह का जिक्र किया गया कि इसके टाइम पीरियड में कैवर्त तो किसान विद्रोह हुआ था। सिंपल सा प्रश्न बनेगा, कैवर्त किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपको रामपाल का नाम याद आना चाहिए। या किस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया? तो संध्याकर नंदी की रामचरित में। और इसके बाद में जो भी शासक होते हैं वो ज़्यादा कमजोर होते हैं, और अंततः 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में आकर के सेन वंश द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जो कि हम देखते हैं विजय सेन द्वारा स्थापना की जाती है सेन वंश की। तो बंगाल के इतिहास में पाल काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, और बंगाली भाषा के विकास के आधार प्रदान किया, क्योंकि यहीं से हम देखते हैं कि बंगाली भाषा को जो अपभ्रंश से धीरे धीरे नई नई भाषाएं उस समय बन रही थी, तो उसमें इन्होंने बंगाली भाषा को प्रश्रय प्रदान किया। इनकी सेना में विशाल हाथी हुआ करते थे, नौसेना भी थी इनके पास, और इनके श्री विजय साम्राज्य जो हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के श्री विजय साम्राज्य और तिब्बती साम्राज्य और अरब के अब्बासिद खलीफा के साथ इनके मधुर संबंध हुआ करते थे। तो एक बार जल्दी से इनका ये दिया गया, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 750 में हमने 750 AD में दिखते हैं इनके गोपाल स्थापना करते हैं इसकी, और लगभग 400 सालों तक ये रूल करते हैं, 8 सेंचुरी से लेकर के 12 सेंचुरी तक। और ये क्या होता है कि गॉड किंग शशांक की मृत्यु के बाद में जो ईस्टर्न इंडिया यानी कि बंगाल वाला रीजन, वहाँ पे लॉनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसको पाल साम्राज्य क्या कहते हैं, जो पाल किंग है गोपाल, वो उसको समाप्त करते हैं। और
मत न्याय की स्थिति को समाप्त करते हैं। एंड हमने देखा कि सुलेमान जो अरब यात्री था वो इनके जो पाल साम्राज्य उसको क्या कहते हैं, रूहिमा या रूमा कहता है इनको। और बंगाल की हिस्ट्री में जो पाल साम्राज्य है इसको गोल्डन एज की संज्ञा दी जाती है। इसमें हमने गोपाल के बारे में देखा। गोपाल ने उदांतपुरी मठ की स्थापना की थी बिहार में। धर्मपाल ने के बारे में देखा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का रिनोवेशन कराया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी भागलपुर बिहार के अंदर। और सोमपुरा महाविहार जो कि पहाड़पुर जो कि आज के बांग्लादेश में आता है वहां पे इसने सोमपुरा महाविहार की स्थापना की थी। फिर देवपाल के बाद में हमने रामपाल को देखा, लेकिन रामपाल से पहले हमने एक और देखा था महिपाल। महिपाल फर्स्ट। क्यों याद किया जाता है इसको, क्योंकि इसका सामना किससे हुआ था, चोल शासक राजेंद्र प्रथम से हुआ था। और ये रामपाल के बारे में बस एक बात हो जाती है, इसने जगदल्ला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। और ये काफ़ी अंतिम जो मजबूत पाल शासक था वो है। और इसके बारे में ये संध्याकर नंदीवाला हमने देखा कि इसके दरबारी कवि थे जिन्होंने रामचरित नाम की एक पुस्तक लिखी संस्कृत भाषा में। और इसी पुस्तक में हम क्या देखते हैं कि कैवर्त किसान विद्रोह का जिक्र मिलता है। कैवर्त किसान विद्रोह। और महाविहारों की अगर लिस्ट देखी जाए तो नालंदा किसने, कुमारगुप्त ने बनवाया था। उदांतपुरी गोपाल ने, विक्रमशिला धर्मपाल, सोमपुरा धर्मपाल और जगदल्ला रामपाल। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक चीज देख लेते हैं जरा इनके में। तो इनके यहाँ पे ना दो पिता और बेटे हुआ करते थे, एक धीमन और एक वीतापाल। तो ये काफी पेंटर भी थे, स्कल्पचर भी थे, मतलब मूर्तिकार भी थे, और ब्रॉन्ज के स्टैचू भी बनाया करते थे इन्होंने। और जो पालों का जो स्कल्पचर आर्ट था वो मुख्यतः गुप्तों के कला से प्रभावित हुआ करता था। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं बस, दीमन एंड वीतपाल। तो ये कौन थे, तो ये पाल डायनेस्टी से एसोसिएट आर्किटेक्ट्स हैं। ओके, लिटरेचर के बारे में, तो लिटरेचर में हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। तो द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी पर। तो अतीशा के बारे में देखा हमने। अतीश को हम क्या बोलते हैं, दीपांकर भी कहते हैं। सराहा, तिलोपा, धनशील, धनश्री, जिन मित्र, मुक्ति मित्र, पद्मानव, विराचन, शीलभद्र। तो शीलभद्र के बारे में हमने देखा था। अतीशा के बारे में देखा था। और यही दो देखे थे, लेकिन बाकी के आपको भी थोड़े से दिमाग में रखने हैं थोड़े से। मुक्ति मित्र, जिन मित्र, पद्मनाभ मानव 2-3 बार याद कीजिएगा, हो जाएगा। द नोटेबल टेक्स्ट ऑन फिलोसफी इंक्लूड। तो अगम शास्त्र करके एक ग्रंथ देखने को मिलता है, इसको किसने लिखा था, गौड़पद ने लिखा था। और एक न्याय कुंडली भी देखने को मिलती है जो कि क्या कहते हैं, श्रीधर भट्ट ने लिखी थी। तो दो पुस्तक के नाम, एक न्याय कुंडली श्रीधर भट्ट, एंड अगम शास्त्र रिटन बाय गौड़पद। और यहाँ पे कुछ मेडिसिनल ग्रंथ भी कंपाइल किए गए थे, जिनको चक्रपाणी दत्त, सुरेश्वर गणधर और गणधर वैद्य, अज्जीमूत वाहन ने कंपाइल किया था। एंड यहाँ पे 1 सेकेंड। तो हमने देखा यहाँ पे कि कुछ जो मेडिसिनल टेक्स्ट है उनको भी कंपाइल किया गया था। और यहाँ पे हम एक संध्याकर नंदी के बारे में हम देख चुके हैं, इन्होंने रामचरित लिखी थी। और जिसमें रामपाल के दरबार की ये दरबारी कवि थे, जिसमें हमें देखा था कैवर्त रिवेलियन का बारे में पता लगता है। कैवर्त एक किसान विद्रोह था। किसान विद्रोह याद रखिए, काफी मतलब इतना मोस्ट पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि जो चीज पॉपुलर नहीं होती वही चीज पूछी जाती है। तो हम अब एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या देखा, पाल डायनेस्टी के बारे में देखा हमने। गोपाल को देखा, धर्मपाल को देखा, देवपाल, महिपाल, रामपाल में कैवर्त रिवेलियन, संध्याकर नंदी। महिपाल की मैं क्या देखा था, महिपाल फर्स्ट के बारे में हमने क्या देखा था, हमने देखा कि इसके में राजेंद्र चोल अटैक करते हैं जिसमें ये पराजित होता है ये। और धर्मपाल के बारे में हमने देखा था, धर्मपाल ने क्या किया था, सोमपुरा विहार पहाड़पुर जो कि आज के बांग्लादेश में आता है, और विक्रमशिला मठ की स्थापना की थी भागलपुर बिहार में। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका रिनोवेशन भी कराया था। और गोपाल के बारे में हमने देखा, उदांतपुरी मठ जो कि बिहार में आता है, वह उसको बनवाया था इसने। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
ये वज्रदत्ता देवपाल के बारे में याद रखना। वज्रदत्ता इसके दरबार के राजकवि थे। और ये हमने सारा रिवाइज कर लिया, इसको भी देख लिया हमने। ये याद रखना, न्याय कुंडली, श्रीधर भट्ट और अकम शास्त्र, गौड़ पद। अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो पहली बात तो ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। इनकी राजधानी मान्यखेत या मालखेड़, जो कि आज के महाराष्ट्र में पड़ती है। और इनके गंगा घाटी में आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था लूट करना और कोई भी स्टेबल पावर वहां पे एस्टेब्लिश ना होने देना। और ये अपने जो साम्राज्य का एक्सपांसन है, जो इनकी नॉर्दर्न बाउंड्री हुआ करती थी, जनरली नर्मदा नदी हुआ करती थी, और अपने साम्राज्य का एक्सपांसन जनरली साउथ इंडिया की ओर करना चाहते थे। और इस क्रम में इन्होंने कई सारे अटैक भी किए थे। काशी के पल्लवों पर इन्होंने कई सारे अटैक भी किए। तो देखते हैं, ये दंती दुर्ग जो था, ये चालुक्यों का सामंत था। उसने अंतिम शासक चालुक्य कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके और स्वयं को एस्टेब्लिश किया पावरफुल किंग के रूप में। ये एक बात याद रखना कि इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था, गोल्डन बॉम्ब वो बोलते हैं सैक्रिफाइस, गोल्डन बॉम्ब। इसमें होता क्या है कि ये क्षत्रिय वंश के नहीं थे। गोल्डन बॉम्ब, तो इस यज्ञ के द्वारा ऐसी मान्यता है कि अगर आप ये यज्ञ कराते हैं तो भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अगले जन्म मुझे क्षत्रिय वंश में पैदा करना। तो इस तरीके का एक सेक्रीफाइस हुआ करता था, जिसको दंती दुर्ग ने भी कराया था, और हमने एक सातवाहन शासकों ने भी इसको कराया था कुछ। तो याद रखना, तो दंती दुर्ग का मतलब ही होता है जिसका किला उसका हाथी। तो आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन एंड आफ्टर डिफीटिंग कीर्तिवर्मन II, द लास्ट किंग चालुक्य रूलर ऑफ वातापी, तो कीर्तिवर्मन II को पराजित करने के बाद में दंती दुर्ग अज्यूम द टाइटल, इसने कुछ टाइटल्स अज्यूम किए थे, जैसे महाराजा धीराज है, परमेश्वर है, परम भट्टारक है। तो जनरली जो भी किंग होता है वो ऐसे टाइटल अज्यूम करता है, जिससे कि लोगों के बीच में एक अच्छी छवि बन सके कि हाँ, ये भगवान के समकालीन है, अपने को भगवान तुल्य बनाना, लोगों के अंदर फियर पैदा करना, जिससे कि लोग उसकी इज्जत करें, उसको सम्मान दें। ही डेवलप्ड रिलेशन विद पल्लवास रूलर नंदीवर्मन II बाय गिविंग हिज डॉटर, तो इसने कुछ मैरिज के द्वारा भी अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया। एंड आफ्टर दंती दुर्ग डेथ 758 एंड हिज अंकल यानी कि उसके चाचा, तो वो कृष्णा फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं। तो हम कृष्णा फर्स्ट के बारे में आपको बस एक बात याद रखनी है कि इन्होंने एलोरा गुफा के अंदर कैलाश मंदिर बनवाया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही पत्थर हुआ करता था, पूरा का पूरा पत्थर था। उस पत्थर के हिस्सों को काट काट करके इस तरीके का मंदिर बनाया गया, तो इसको रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर। तो केव नंबर 16 कैलाश मंदिर एलोरा में कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। शिव जी को समर्पित है, नाम से ही पता लग रहा है, शिव जी को। फिर इसके बाद में ध्रुव देखने को मिलता है, और ये ध्रुव वही है जो कि इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है और किसको हराता है, प्रत्यार शासक वत्सराज को हराता है, फिर बाद में धर्मपाल को भी हराता है जाकर के। इसके बारे में इतना याद रखना है। फिर ये गोविंद तृतीय आता है ध्रुव के बाद में, और ये ध्रुव का पुत्र था। और ये प्रत्यार शासक नागभट्ट II तथा पाल शासक धर्मपाल को फिर से हराता है, धर्मपाल को। इसका एक अभिलेख है, संजन अभिलेख। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि संजन अभिलेख किसका, इतना याद रखना है। क्या लिखा है क्या जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा हुआ है कि गोविंद तृतीय ने घोड़ों से हिमालय से निकलने वाली ठंडी जलधाराओं को पानी पिलाया, जो और अपने हाथियों को गंगा का पवित्र जल स्वाद किया, पवित्र जल प्रोवाइड कराया इस तरीके से। आई थिंक सर टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। तो ये संजन अभिलेख के बारे में याद रखना, गोविंद तृतीय से। और इसने पल्लव शासक दंती वर्मन के काल में कांची पर अटैक भी किया था। इसके बाद में अमोघ वर्ष आता है, जो कि किसका समकालीन था, अभी हमने देखा था। तो ये क्या कहते हैं, जो मिहिर भोज थे प्रत्यार शासक, उनके समकालीन था। इसे दक्षिण का सुख भी कहा जाता है, और ये एक ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था। और ये सबसे प्रसिद्ध शासक है, और पूर्वी चालुक्यों को पराजित किया था। वीर नारायण की इसने उपाधि ली थी। ये पूर्वी चालुक्य वही है जो वेंगी के चालुक्य कहलाते हैं। वैसे वाली चालुक्य की जो शाखा थी वो तो एंड होकर के वहां पे तो यही आए हैं राष्ट्रकूट, लेकिन पूर्वी चालुक्य में आज भी वेंगी के चालुक्य रूल कर रहे हैं वहां पे। और पश्चिमी गंगों के साथ इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह कराया, पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों को कायम किया, तो इसलिए इसे शांतिप्रिय शासक भी कहा जाता है। जैसे पूर्वी चालुक्यों और पल्लवों के साथ इसने वैवाहिक संबंध बनाए, और हम देखते हैं कि पूर्वी चालुक्यों के संबंध बनाने की वजह से इसका एक शासक हमें देखने को मिलेगा आगे, ये कृष्णा तृतीय है। ये जब सोचता है कि जाकर पहले कांची पे अटैक करता है, और फिर उसके बाद में सोचता है कि मैं पूर्वी चालुक्यों पे भी जाकर के अटैक करूंगा, लेकिन पता लगता है कि वो उसके नाना निकलते हैं रिश्ते में, तो इस वजह से वो पूर्वी चालुक्यों पर अटैक नहीं करता है। और ये साहित्य का संरक्षक था, स्वयं कन्नड़ व संस्कृत में दक्ष विद्वान भी था। तो इसने की कन्नड़ में एक रचना है कवि राजमार्ग, पूजी भी जाती किस भाषा में लिखी गई, तो याद रखना कन्नड़ भाषा में। और इसने एक संस्कृत में भी लिखी, प्रश्नोत्तर रत्न मलिका, इसको भी याद रखना है।
इसके बाद में ये इंद्र तृतीय आता है, तो प्रत्यार राजा महिपाल फर्स्ट को हराया तथा कन्नौज को लूटा। ये महिपाल फर्स्ट किसके और द्वारा हारा था बताओ, याद आ रहा है? राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा हारा था ये महिपाल। और कन्नौज को लूटा भी था इसने। जी कृष्णा तृतीय इस वंश का अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक है, और इसने सिलोन राजा पर भी कर लगाया था, यानी कि श्रीलंका के राजा पर भी कर लगाया था। और नर्मदा साम्राज्य नर्मदा से कावेरी तक फैलाया, और चोल राजा परांतक फर्स्ट को हरा करके चोल राज्य के उत्तरी हिस्से को अपने अंडर कर लिया था। तो एक्चुअली उस समय तक ये जो राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र चोल जैसे महान और पराक्रमी शासक उत्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि ये 1967 की बात है। ऑलमोस्ट इसके 30-40 साल बाद ही राजा राज फर्स्ट आते हैं, फिर उसके बाद में राजेंद्र फर्स्ट आते हैं। वो काफी पराक्रमी राजा थे। तो परांतक फर्स्ट को हराया इसने, और ठीक है। और इसने रामेश्वरम की ओर भी कूच किया था, जहाँ पे इसने विजय स्तंभ बनवाया और मंदिर का निर्माण करवाया। तो राष्ट्रकूटों के बारे में ये शैववाद के संरक्षक थे, लेकिन एक बस हमें एक अपवाद मिलता है, जो है क्या नाम है उसका, अमोघ वर्ष। उसने जैन धर्म को अपना लिया था। और इन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। साहित्य को संरक्षण में हमने देखा था कविराज मार्ग खुद कन्नड़ भाषा में किसने लिखी थी, ये अमोघ वर्ष ने लिखी है। फिर इनके दरबार में स्वयं भू भी हुआ करते थे। हाँ, ये अपभ्रंश भाषा के कवि थे जिन्होंने पौमचरियु लिखा है, पौमचरियु। ओके, तो एक बार जरा एनसीईआरटी के कुछ मतलब जो हाईलाइट्स है मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, देखते हैं जरा। गोविंद तृतीय वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अमोघ वर्ष। तो गोविंद तृतीय की बात कौन आता है, अमोघ वर्ष आता है। अमोघ वर्ष रूल ने उसने 64 साल तक शासन किया, और हम देखते हैं कि उसने गंगा पश्चिमी गंगा के जो क्षेत्र थे वहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश भी की थी। और उसने अपनी जो पुत्री है उनको, जो गंगा घाटी के राजा थे, उनके साथ में उसने वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। उसने दिगंबर जैन आचार्य जिनसेन, इसका नाम याद रखना है, जिनसेन। तो ये दिगंबर यानी कि जैनिज्म से रिलेटेड है। और संस्कृत के सकत्यायन को, और मैथमेटिक्स के महावीर आचार्य। अगर महावीर आचार्य के बारे में अगर आपको याद आ रहा हो, तो हमने पिछली क्लास में जब हम गुप्तों में पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे पढ़ा था इनके बारे में। ये कर्नाटका से संबंधित है। और अमोघ वर्ष खुद एक अच्छा खासा ग्रेट पोइट भी था। उन्होंने कविराज मार्ग लिखी थी कन्नड़ भाषा में। ओके, और रिलीजन के बारे में क्या है, रिलीजन में द वर्शिप, ये शिव विष्णु की पूजा करते थे। और द फेमस रॉकेट शिवा टेम्पल हमने देखा, ये एलोरा में बना था। कृष्णा प्रथम ने बनवाया था केव नंबर 16। और दंती दुर्ग ने क्या, हिरण्य गर्भ यज्ञ कराया था उज्जैन के अंदर। तो ये हिरण्य गर्भ किस लिए कराया था, भगवान अगले जन्म मुझे क्षत्रिय वंश में जन्म दिलाना। इस बार तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगली बार करवाना प्लीज, ठीक है। और इनकी जो सील्स हैं, इनकी जो मोहर है, वहाँ पे हमें भगवान विष्णु और शिव के पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। और ये हिरण्य गर्भ यज्ञ के दौरान ही अपने वजन के समतुल्य सोना चांदी मंदिरों को दान किया जाता था। लिटरेचर में हम ऑलरेडी ये देख ही चुके हैं। ये क्या कहते हैं, अमोघ वर्ष ने प्रश्नोत्तर मालिका लिखा था संस्कृत में, और कविराज मार्ग कन्नड़ में। जिनसेन का आदि पुराण इसको संरक्षण भी दिया था। ये जैन कवि थे, आदि पुराण लिखा था इन्होंने। और कृष्णा 2 स्पिरिचुअल गाइड, तो कृष्णा 2 जो शासक थे, उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे गुणभद्र, उन्होंने भी एक महापुराण की रचना की थी। तो एक थोड़ा याद रखना कि एक आदि पुराण है, आदि पुराण जिनसेन, और एक महापुराण है। इस सिमिलर साउंडिंग नेम है, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बाद में। अभी तो लग रहा होगा आसान है, लेकिन बाद में दिक्कत आती है। गुणभद्र, तो ये दोनों के दोनों जो कवि हैं वो कैसे हैं, जैनिज्म से एसोसिएटेड है। रोट महापुराण इन जैन फॉर द जैन। अच्छा, ये तीन वो और देखने को मिलते हैं हमें, 3 त्रिरत्न देखने को मिलते हैं कन्नड़ साहित्य की। त्रिरत्न पंपा, पोन्ना, रन्ना। तो पंपा, पोन्ना, रन्ना, तो इन्होंने ये कन्नड़ भाषा के काफी जाने माने साहित्यकार थे। तो ये पंपा, पोन्ना, रन्ना के नाम से ही आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि ये किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो कन्नड़ भाषा की, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। और ये पेन को पैट्रोनाइज किसने दिया था, तो ये कृष्णा तृतीय के दरबार से संबंधित थे बस। इनकी बुक्स का अगर नाम देखना चाहें तो आदि पुराण जिनसेन ने भी लिखी है। तो पंपा ने भी आदि पुराण लिखी है। अब उस समय तो कॉपीराइट जैसा कुछ चलता नहीं था, नहीं तो जिनसेन जाकर के लगा देते क्लेम कि भाई आप नहीं लिख सकते सेम टाइटल के साथ में। लेकिन ठीक है, आप जो पंपा, पुन्ना, रन्ना याद रखिएगा, बाकी इनकी बुक्स को स्किप कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में तो हमने देखा ही, इन्होंने रॉकेट आर्किटेक्चर बनवाए थे, इसमें एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। और एलोरा केव में हमने देखा था केव नंबर 16 के अंदर इन्होंने वो बनवाया है, क्या कहते हैं, सॉरी, कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर।
और जो एलोरा के अंदर जो केव्स है उसमें 34 केव हैं टोटल, ठीक है। तो उसमें 17 केव हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है, 12 केव बुद्धिज्म को और 5 केव जैनिज्म को। ये इसी क्रम में है, 1 से 17 तक हिंदुइज्म की है और 12 तक फिर उसके आगे का जो क्रम चलता है बुद्धिज्म है और 5 जो केव है वो जैनिज्म को है। हाँ, तो 17 और 12 5 17, 17 कम 17 तो 34, ठीक है, इस तरीके से तो याद रखना है। तो इसमें इन्होंने बनवाए थे तो ये अमोघ वर्ष एम्पाउस्ड जैनिज्म एंड देयर आर 5 जैन केव टेम्पल्स एट एलोरा एस्क्राइब्ड ऑफ हिज पीरियड। तो ये 5 जो जैन केव है वो इसी के काल में बनवाई गई थी, अमोघ वर्ष के काल में। जबकि अजंता केव का याद रखना कि अजंता जो केव्स है वो ओनली बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, जबकि जो एलोरा केव है वो 3 धर्म से एसोसिएटेड है, एक तो जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। यहाँ पे मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल भी देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, हमने जब चालुक्य किंग के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है वो चालुक्यों पे जाके अटैक करते हैं, तो उसके बाद में जो पुलकेशिन II है उनकी मृत्यु हो जाती है और ये 13 साल तक होल्ड करके रखते हैं बातापी पे, इसलिए ये बातापी कोंडा की उपाधि लेते हैं। पुलकेशिन II के बाद में हमने देखा था कि इनके वंश का एक शासक आता है विक्रमादित्य फर्स्ट, वो इनको बातापी से निकालता है और उसके बाद में हमने देखा था कि विक्रमादित्य II करके एक और शासक आता है, वो भी इनका अपमान का बदला लेता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी छोटी सी ये है कि ये विक्रमादित्य जब कांची पर अटैक करता है जाकर के, तो कांची पर अटैक के दौरान जब इनकी पत्नी यहाँ के कांची के जो स्मारक है उनको देखती हैं तो उनसे काफी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और अपने राजा से अपील करती हैं कि इसी तरीके की रेप्लिकास या इसी तरीके की जो कलाकारी है हमारे साम्राज्य में भी होनी चाहिए। तो विक्रमादित्य इस चीज को फुलफिल करने के लिए लोकेश्वर टेम्पल बनवाते हैं पट्टड़कल के अंदर। लोकेश्वर टेम्पल, ये लोकेश्वर टेम्पल आज अलग से इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये विरूपाक्ष टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है, इस वजह से ये इसकी शेड में छिप जाता है विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये लोकेश्वर टेम्पल विरूपाक्ष टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है। 1 सेकेंड, तो इसमें लोकेश्वर टेम्पल में काफी इसी तरीके की कलाकारी की जाती है जो हमें कांची के स्मारकों में देखने को मिलती है। तो ये वही लिखा हुआ है, कृष्णा प्रथम ने कैलाश टेम्पल बनवाया था और इट इज सिमिलर टू द लोकेश्वर टेम्पल एट पट्टड़कल। तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो लोकेश्वर टेम्पल की तरीके से सॉरी इन कर्नाटका बिल्ट बाई चालुक्य किंग विक्रमादित्य II कमोमोरेट हिज विक्ट्री ओवर पल्लवास। तो पल्लवों के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, उसको जश्न मनाने के लिए इन्होंने लोकेश्वर टेम्पल बनवाया था। एंड इसमें हमें कुछ स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं जैसे दशावतार, भैरव, रावण, सीकिंग माउंटेन, और डांसिंग शिवा एंड विष्णु। तो ये कुछ स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं। हमें एलिफेंटा केव के अंदर भी हमें रावण शेकिंग केव में देखने को मिलती है और एलोरा केव के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इनका आर्किटेक्चर था। ओके, ये हमने कवर अप कर लिया। जरा एक चीज और देख लेते हैं, तीनों शासन काल में कॉमन चीज क्या थी। तो एक तो इनका प्रशासन गुप्तों के समान था, राजा का पद वंशानुगत होता था और अधिकारियों को वेतन करमुक्त भूमि के रूप में दिया जाता था। और करमुक्त भूमि देने से एक नई क्लास की उत्पत्ति होती है जिसको हम नाद गवुंद कहते हैं। तो इन अधिकारियों के जब इनके पास काफी सारी जमीन हो जाती थी तो ये क्या करेंगे, अपने आगे संतानों को ट्रांसफर करेंगे। जब संतानों के पास जमीन आएगी तो वो नौकरी नहीं, वो उसके बाद में क्या बनते हैं, वो उसको किसानों को देते हैं और किसानों से राजस्व की उगाही करते हैं। तो इसको वंशानुगत भू राजस्व अधिकारी के जैसे एक क्लास की उत्पत्ति होती है, इसको हम नाद गवुंद कहते हैं। और ऐसा नहीं कि सारा पैसा अपने पास रखेंगे, एक हिस्सा राजकोष में भी जाएगा और वहां से अपनी सैलरी भी निकालनी है लोगों को। इस तरीके से चलता था। और एम्पायर गुप्तों के समान ही सब क्लासिफाइड था, जैसे कि राष्ट्रकूट प्रत्यार पालों में देखते हैं भुक्ति प्रांत पूरा बटा हुआ था। फिर मंडल या विषय आते थे जिसका हेड विषयपति होता था और भुक्ति का जो उपरिक होता था। और पत्तल गांव का, तो गांव के समूह को पत्तल कहते थे जिसका हेड भोजपति होता था। और लोअर यूनिट में हम गांव को देखते हैं जिसका हेड महत्तर या महाजन होता था। ये मैंने एक ही पेज के अंदर सारी चीजों को कंपाइल करने की कोशिश की, जल्दी से देख लेते हैं एक बारी।
पहले तो ये सैन्य शिविर के बारे में बताइए। स्कंदवरा या स्कंदवरस कहते हैं, और शशांक की मृत्यु 623-37 ईस्वी में हुई थी, ये मैंने बताया था। हाँ, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल तीनों में। तो जल्दी से राष्ट्रकूटों के बारे में देखते हैं। दक्कन और साउथ इंडिया में इन्होंने ओल्ड बनाया था। हाँ, मिड 8th सेंचुरी की आसपास इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इसमें पहला शासक था तंतिदुर्ग, फिर दूसरा आता है कृष्णा प्रताप, जिसने कैलाश मतलब एलोरा में कैलाश टेम्पल बनवाया था, जो किसके समान था, लोकेश्वर टेम्पल के समान था। हाँ, पट्टडकल के। और पट्टडकल वाला जो लोकेश्वर टेम्पल है वो कहाँ से, तो वो कांची के स्मारकों से प्रभावित था। हाँ, फिर इसमें हमने देखा था ध्रुव शासक आता है। ये ध्रुव क्या करता है, ये ध्रुव जो त्रिपक्षी संघर्ष है उसमें पार्टिसिपेट करता है, और जो प्रतिहार शासक हैं वत्सराज, हाँ, उनको हराता है, और धर्मपाल को भी हराता है। फिर इसके बाद में गोविंद तृतीय आता है। ये गोविंद तृतीय, जिसका हमने संजन अभिलेख देखा था। और फिर इसके बाद में अमोघ वर्ष देखने को मिलता है, जिन्होंने इनकी राजधानी मान्य की थी, सबसे प्रसिद्ध थे, और वीर नारायण की उपाधि ली थी, क्योंकि इन्होंने जो वेंगी के चालुक्य थे उनको हराया था। हाँ, और शांति प्रिय नीति अपनाई थी इन्होंने, और पश्चिमी गंग तथा पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। कन्नड़ व संस्कृत के दक्ष विद्वान भी थे। हमने देखा कविराज मार्ग इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखी थी, और प्रश्नोत्तर रत्न मल्लिका संस्कृत भाषा में लिखी थी, इसलिए इन्हें दक्षिण का सुख भी कहते हैं। उसके बाद में कृष्णा तीन आते हैं, और ये कृष्णा तीन वही हैं जो साउथ इंडिया में जाकर के चोल शासक परांतक फर्स्ट को हराते हैं, और साथ में रामेश्वरम तक जाते हैं, और वहां पे अपना एक विजय स्तंभ लगवाते हैं, विजय स्तंभ। इस तरीके की कुछ कोई हरकत एक और देखेंगे हम, जब हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक शासक मिलेगा हमें अलाउद्दीन खिलजी, उसका जो एक मतलब सेनापति था मलिक काफूर, वो भी इस तरीके की हरकत करता है, वहाँ रामेश्वरम तक जाता है वो भी नीचे। इसी तरीके से गुर्जर प्रतिहार में भी तो ये वेस्टर्न इंडिया या अपर गंगेटिक रीजन में इन्होंने होल्ड किया था, और जिनका भी टाइम पीरियड वही है, मिड ऑफ 8th सेंचुरी। फाउंडर हरिश्चंद्र थे। फिर इसके बाद नागभट्ट फर्स्ट आता है, और नागभट्ट फर्स्ट के बाद हम देखा था वत्सराज। तो वत्सराज वही व्यक्ति है जिसने त्रिपक्षीय कन्नौज संघर्ष की शुरुआत हुई थी यहाँ से, और कन्नौज को इसने राजधानी बनाया था, यहीं से फिर मामला शुरू हो जाता है। और ध्रुव इसमें जीतता है, और धर्मपाल हार जाता है। ये वत्सराज के हाथों भी आता है, ध्रुव के हाथों भी आता है। फिर उसके बाद में मिहिर भोज आता है, लेकिन मिहिर भोज से पहले हमें एक और देखने को मिलता है नागभट्ट 2। नागभट्ट 2, ये मिहिर भोज क्या होता है, मिहिर भोज सबसे लोकप्रिय शासक है इधर पे, जिस तरीके से जहाँ मोरवर्ष है उस तरीके से यहाँ पे ये है, लेकिन ये शांति प्रिय बिल्कुल नहीं है। पाल, राष्ट्रकूट और कलचुरियों को सबको हरा देता है। इनकी राजधानी कन्नौज थी, जिसका दूसरा नाम महोदय या कान्यकुब्ज भी देखने को मिलता है हमें। इसने विष्णु का उपाध्याय था, इसने आदिवरा की उपाधि ली थी। हाँ, फिर ये महेंद्रपाल, तो आर्यवर्त के महाराज हिंदराज और प्रसिद्ध मतलब उपाधि ली थी इसने, और प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर। हाँ, इनकी 2 पुस्तक देखी थी अपने, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। हाँ, और भी 2-3 देखी थी हमने। और ये राजपाल के शासनकाल में होता क्या है कि जो महमूद गजनबी है वो अटैक करता है, और ये उससे बच करके भाग जाता है। तो इसके बाद में जो चंदेल शासक है विद्याधर, वो इसकी हत्या कर देते हैं। हाँ, फिर ये यशपाल आता है, और ये यशपाल ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। और ये इधर पे पालों के बारे में देख लेते जल्दी से। तो पालों ने बंगाल और बिहार वाले रीजन पे होल्ड किया था। इसमें गोपाल फाउंडर है, इनका भी यही मिड ऑफ 8th सेंचुरी का था। गोपाल ने उदांतपुरी मठ की स्थापना की, मुंगेर बिहार के अंदर। और ये धर्मपाल ने विक्रमशिला मठ की स्थापना की, भागलपुर बिहार, और सोमपुरा मठ की स्थापना की थी, बिहार में नहीं, ये आज के बांग्लादेश में पड़ता है। हाँ, पहाड़पुर वाले रीजन में। और इसने कहा जाता है कि नालंदा को 200 गांव का अनुदान दिया था। और इसमें हमने धर्मपाल के बारे में देखा, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था, दो बारी हारता भी है ये। फिर देवपाल के बारे में देखा। देवपाल जो वज्रदत्ता एक राजकीय कवि थे इसके में। और फिर ये महिपाल आता है। महिपाल फर्स्ट भी कहते हैं इसको। महिपाल के बारे में बस एक बात आपको याद रखनी है, क्या कि इसके कार्यकाल में हुआ क्या था कि जो राजेंद्र फर्स्ट था वो जाकर के इनको हराता है। और ये रामपाल में एक अंतिम मजबूत शासक था, और इसके काल में हमें संध्याकर नंदी देखने को मिलते हैं। और संध्याकर नंदी की कौन सी बुक थी, रामचरित थी ओनली, उत्तर रामचरित तो भवभूति की है, रामचरित थी। और ये इसमें इसके टाइम पीरियड में हमें कैवर्त रिवेलियन देखने को मिलता है, किसानों का कैवर्त रिवेलियन। लिख देता हूँ यहाँ पे, कैवर्त विद्रोह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैवर्त विद्रोह। और इसके बाद में जो भी शासक आते हैं वो ज़्यादा इतने पॉपुलर भी नहीं होते, इतने पावरफुल भी नहीं है। और इसके बाद में सेन डायनेस्टी द्वारा इस साम्राज्य का अंत कर दिया जाता है। और सेन डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, विजय सेन। ओके, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं प्रश्न पे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जल्दी से हाईलाइट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से याद रखना है आपको। देखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कहाँ पे, एक तो ये कृष्णा फर्स्ट। 1 सेकेंड, एक नया पेज लेते हैं हम यहाँ पे। कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कृष्णा फर्स्ट,
एक क्रिएट होगा कृष्णा तृतीय, एक विक्रमादित्य 2, बस। और देखते हैं अभी क्या। तो कृष्णा फर्स्ट के बारे में बस इतना याद रखना है कि इसने कैलाश मंदिर बनवाया। कैलाश मंदिर कहाँ पे? केव नंबर 16 एलोरा के अंदर। और कृष्णा तृतीय के बारे में क्या याद रखना है कि इसका विजय स्तंभ देखने को मिलता है हमें। हाँ, विजय स्तंभ रामेश्वरम, रामेश्वरम विजय स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाता है ये। हाँ, पल्लवों पे जाकर अटैक करके आता है, विजय स्तंभ बनवाता है। और बात याद रखनी है, ये दोनों के दोनों राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड है। राष्ट्रकूट। ओके, विक्रमादित्य 2 के बारे में क्या याद रखना है? ये पहले तो चालुक्य डायनेस्टी का था। हाँ, चालुक्य वंश। दूसरी बात, इसने लोकेश्वर टेम्पल बनवाया पट्टड़कल के अंदर, अपनी जो रानी थी लूका महादेवी के कहने पर। हाँ, लूका महादेवी। दूसरी बात, इसने अपनी विजय को वृतांत भी गुदवाया था। हाँ, तो कांची में कन्नड़ भाषा में अपना वृतांत गुदवाया स्तंभ पर। कांची में कन्नड़ भाषा में वृतांत, वृतांत खुदवाया। ओके, तो बस इतना से याद रखना है। कहा जाता है कि कैलाश मंदिर जो है वो लोकेश्वर मंदिर से प्रभावित है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा 2 और विक्रमादित्य 2, बिल्कुल क्लियरिटी है, क्योंकि ये सारे के सारे ना साउथ इंडिया में अटैक करते हैं, तो इस वजह से हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। तो जल्दी से हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ आए हुए हैं PYQs में। तो पहला तो यही, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वही पता है, गोपाल था। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक यज्ञ कराया था? तो हमने देखा था ना, दंती दुर्ग ने कराया था कि भगवान अगले जन्म मुझे क्षत्रिय वंश में ही पैदा करना। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने आदि वरा की उपाधि ली थी? तो किसने ली थी? तो मिहिर भोज ने ली थी आदि वरा की उपाधि, विष्णु के उपासक थे जी। अच्छा, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नागवट फर्स्ट, महिपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज। तो अब इस प्रश्न में हमें क्या करना क्या है? देखिए, एग्जैक्ट एग्जाम में नहीं याद आएगा कि इनका टाइम पीरियड कितना, मैंने आपको बताया भी नहीं, और ना आप याद रख पाएंगे भी। तो कैसे याद रखेंगे? हमें इतना याद रखना है कि सबसे पहले कौन आया था। हमें इतना याद है कि भाई जो अगर तीनों डायनेस्टी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 डायनेस्टी के शासक लिए, एक तो गुर्जर प्रतिहार और दूसरा लिया है पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी, तो पहले गुर्जर प्रतिहार में हमने क्या देखा था? पहले तो वो हरिचंद्र आता है, हरिचंद्र। फिर उसके बाद में हमने देखा था, फिर उसके बाद में कौन आता है? फिर नागवट फर्स्ट आता है। फिर देखा था वत्सराज आता है, और फिर उसके बाद में नागवट 2 आता है। और इसमें हमने क्या देखा था पाल डायनेस्टी में? तो पाल डायनेस्टी में गोपाल, धर्मपाल, फिर ये महिपाल। ये महिपाल और महेंद्रपाल का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट पास पास में ही है। अच्छा, ये महेंद्रपाल भी ये इसी का डायनेस्टी का है, यहाँ गुर्जर प्रतिहार का, ये महेंद्रपाल। तो इसमें अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या आएगा। तो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो वत्सराज, और हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है, मतलब 1 और 4 में। तो हमने देखा वत्सराज पहले है, तो बिल्कुल वत्सराज पहले आएगा। तो 4 नंबर कहाँ बन रहा है? तो 4 नंबर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 1 और फिर 3 2। हाँ, तो महेंद्रपाल और महिपाल में कन्फ्यूजन रहे, लेकिन फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से ही सेट होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे प्रश्न अगर ना ही बने तो स्किप करने में कोई बुराई नहीं है, छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है इस वजह से। लेकिन डायनेस्टी के नाम जरूर याद रखना, क्योंकि वो नाम देकर के पूछ लेगा कि कौन सा किससे था, तो इस वजह से वैसे तो बनना चाहिए। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे। इस तरीके से ये कुछ यूपीएससी के PYQ जरा इनको भी देखते हैं। अरे हुंडी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये हुंडी का याद रखना। ये हुंडी क्या होती थी? जो आज के दिन वेल ऑफ एक्सचेंज हुआ करती थी। वेल ऑफ एक्सचेंज मतलब आप मान लीजिए कि मुंबई में आज भी, हाँ, और मुंबई में चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको लिख करके दे दे कि भाई दिल्ली जाना और इस दुकान से जाकर के इसमें जब पर्चा दिखाना, वहाँ से जाकर के अपना पैसा ले लेना। हाँ, तो इसी को हुंडी कह रहे हैं, कि जो व्यक्ति उस चीज़ को लिख के देगा ना, जो उसने एक पत्र दिया है कि हाँ इसकी वैल्यू है, मान लो उसने कहा 10,000 मोहरें मिलेंगी तुम्हें दिल्ली में जाकर के, ठीक है, तो वो वैल्यू है उस चीज़ की, तो उसी को हुंडी कहते हैं।
तो एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट, तो एडवाइजरी वगैरह कुछ नहीं था। अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट, नो नो नो। या बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कुछ सामान दिया, उसके बदले में वहाँ पे इन्हें कुछ सामान मिलेगा, इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, पंचायतन रेफर्स टू, तो ये मंदिर निर्माण की एक शैली है पंचायतन। तो अब असेंबली ऑफ विलेज ऑफ एल्डर नहीं, इसको उर कहते थे, एल्डर को उर। जब हम चौल डायनेस्टी भी देखेंगे ना, वहाँ पे ऐसे शब्दावली आई है। रिलीजियस सेक्ट नहीं, सेक्ट नहीं है कोई। स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, यस ये स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि उसने नाम दे दिया किंग का नाम और डायनेस्टी का नाम पूछा, तो जरा देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग, तो नन्नुका के बारे में आपने अभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, चंदेल डायनेस्टी के संस्थापक थे, तो पहली बात सही है। जय शक्ति ये परमार डायनेस्टी से नहीं थे, ये भी चंदेल डायनेस्टी से ही थे। इस वजह से दूसरा गलत है। नागभट्ट टू गुर्जर प्रतिहार, बिल्कुल सही है। गुर्जर प्रतिहार में देखा था नागभट्ट टू, नागभट्ट फर्स्ट वस्त्रराज और महेंद्रपाल वगैरह वगैरह। और ये भोज, अब ये भोज वैसे तो हमने देखो दो जगह मैंने बताया था आपको, एक तो अभी हमने जो पढ़ा है वो कहाँ पढ़ा है, गुर्जर प्रतिहार में पढ़ा था मिहिर भोज के बारे में। लेकिन ये वही वाले हैं कि दूसरे हैं, हमें नहीं अभी क्लियर हो रहा है। मैंने आपको साथ में वही पे बताया कि परमार डायनेस्टी में अभी एक राजा भोज मिलते हैं, लेकिन ठीक है हमारे पास यही दो ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे तो राजकोष लिखा हुआ है, गलत तो फिर भी है, तो इस तरीके से चौथा भी गलत है। तो इस तरीके से दूसरा और चौथा गलत है, तो कौन से सही है, तो पहला और तीसरा सही है। तो इस तरीके से पूछ सकता है, वहाँ पे हमने इतने शासकों के नाम देखे ना, वहाँ पे कोई भी दे सकता है इस तरीके से। ये एक ही प्रश्न आया है अपने तरीके का अभी तक, लेकिन हो सकता है आने वाली सालों में हमें इस तरीके का प्रश्न देखने को मिल जाए और हम सरप्राइज हो जाए एग्जाम के अंदर, तो पहले से ही प्रिपेयर करना अच्छी बात है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हम अपनी इस क्लास को यहीं पे रुकेंगे और अगली क्लास में हम चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।